बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान के घर में कल रात 2 बजे एक अज्ञात व्यक्ति घुस गया और उन पर हेक्सो ब्लेड से हमला कर दिया। मामले में सैफ अली खान गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं घर के 2 हाउस हेल्प को भी काफी ज्यादा चोट आई। रात के 2 बजे के आसपास सीढ़ियों से उतरता दिख रहा ये शख्स सैफ के घर में कैसे दाखिल हुआ? सैफ अली खान के घर की सहायिका एलियामा फिलिप ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उसने सैफ के छोटे बेटे के कमरे के बाथरूम में एक साया देखा था। साये ने उसे चुप रहने को कहा। जब वो छोटे बेटे को उठाने गई तो उसने हेक्सा ब्लेड और लकड़ी से उस पर हमला कर दिया। जब सहायिका ने पूछा कि उसे क्या चाहिए तो उसने 1 करोड़ रुपए मांगे। इसके बाद वो चीखते हुए भागा। उसकी आवाज सुन सैफ और करीना भागते आए। सैफ ने आरोपी से पूछा उसे क्या चाहिए। तब तक उसने हेक्सा ब्लेड से सैफ पर वार कर दिया। सैफ को गर्दन के पीछे, दाहिने कंधे के पास, पीठ के बाईं ओर और बाएं हाथ की कलाई और कोहनी के पास चोट लगी और उससे खून निकल रहा था। दाहिनी कलाई, पीठ और चेहरे पर भी चोटें आईं। लीलावती अस्पताल के COO के मुताबिक सैफ अली खान की न्यूरो सर्जरी चल रही है। फिलहाल वह बिल्कुल ठीक हैं। उन्हें निगरानी में रखा गया है। सैफ अली खान को रात 2 बजे लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्लास्टिक सर्जरी से गर्दन की चोट को ठीक किया गया। अब उनकी हालत ठीक है। मामले में पुलिस और क्राइम ब्रांच ने मिलकर 15 टीमों का गठन किया है, जो आरोपी की खोज कर रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी बिल्डिंग की फायर एग्जिट की सीढ़ियों से ऊपर गया था। अभिनेता सैफ अली खान पर उन्हीं के घर में हुए हमले के बाद महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष ने मुंबई की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा किया तो मुख्यमंत्री ने कहा कि इक्का दुक्का घटनाओं को लेकर नतीजा निकालना ठीक नहीं। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है शख्स रात 2 बजे अभिनेता सैफ अली खान के घर में दाखिल हो गया। उसने उन पर लगातार हमले किए। इसके फौरन बाद विपक्ष ने राज्य की सरकार को घेर लिया। शिवसेना उद्धव गुट ने पूछा कि आखिर मुंबई की सुरक्षा का ये हाल क्यों है? गृह मंत्री कहाँ है? इस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है? बीड़ से लेकर मुंबई तक, नागपुर से लेकर मुंबई तक, ये दिखाता है सैफ अली खान का हमला। कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? कहाँ है हमारी गृह मंत्री? इन सवालों का जवाब देने आखिरकार मुख्यमंत्री फडणवीस आए। उन्होंने कहा कि यहाँ हर कोई सुरक्षित है। कुछ घटनाओं से ये नतीजा निकालना ठीक नहीं। देश के मेगा सिटी में सबसे सुरक्षित मुंबई है। बस एक घटना से मुंबई सुरक्षित नहीं है, ये कहना सही नहीं। इससे मुंबई की साख खराब होती है। मुंबई की प्रतिमा देखील खराब होते। लेकिन इसी मुंबई में बीते दिनों सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई। उनके आरोपियों को पकड़ा जा चुका है, लेकिन सैफ अली खान के आरोपी की तस्वीर आने के बावजूद अब तक वो फरार है। और ये सवाल भी बचा हुआ है कि हमले की वजह क्या थी। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के लिए संदीप दीक्षित ने अपना पर्चा कांग्रेस की तरफ से भर दिया है। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीजेपी के प्रवेश वर्मा को चुनौती देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या संदीप दीक्षित नई दिल्ली विधानसभा में मुकाबले को त्रिकोणीय बना पाएंगे? अपना पर्चा भरने से पहले संदीप दीक्षित ने पूजा अर्चना की और अपने पूरे परिवार के साथ दिवंगत मां पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की तस्वीर को नमन किया। संदीप दीक्षित फिर कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे और वहां से नामांकन स्थल की ओर ढोल बाजे के साथ आगे बढ़े। तो एक सबूत खड़ा नहीं कर पाए आप। आपने पिछले जितने तरीके की भद्दी और घटिया बातें आपने शीला जी और कांग्रेस के बारे में कही, चलो वो भी हम लोग स्वीकार करके बदला लेना चाहते हैं। नहीं, बदला नहीं सर, बात बदले के नहीं होती है। लेकिन बात ये थी कि कभी आज हमको ये पटल मिला है यहाँ खड़े होके कि हम उस सत्य को लोगों के सामने बोल पाएंगे। एक इलेक्शन कैंपेन घर में जैसे शादी होती है ना, उस तरह का रहता है। क्योंकि आपको तो मालूम ही है हमारा घर हमेशा ओपन हाउस रहा है। अकबर रोड पे मौजूद हुजूम बता रहा है कि चुनाव लड़ने के फैसले से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। तो हमारी माँ थी और जितना प्यार उन्होंने दिया है उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। और उन्हीं की यादें हैं और उन्हीं की वजह से आज हम लोग यहाँ पे भी हैं। सीनियर सिटीजन जरूर हो गए हैं, पर शीला जी ने जो काम किए हैंगे दिल्ली के अंदर उसे कोई नहीं भूलता। शीला दीक्षित का जो व्यवहार रहा है, दिल्ली को बनाने में शीला जी का बहुत महत्वपूर्ण हाथ रहा है। आज
उनका किया हुआ योगदान आज दिखाई दे रहा है। संदीप दीक्षित की मौजूदगी ने नई दिल्ली सीट की लड़ाई को कुछ और दिलचस्प और त्रिकोणीय बना दिया है। बेशक उनके सामने चुनौती बेहद कड़ी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कल नामांकन का आखिरी दिन है। उससे पहले आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं ने आज अपना नामांकन किया। पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने जंगपुरा से अपना पर्चा भरा। पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जंगपुरा सीट से अपना पर्चा भरा। इससे पहले उन्होंने बुधवार को रैली निकाली थी। जंगपुरा के विधायक के रूप में चुने जाने पर मैं जंगपुरा के लोगों के लिए उनके सुख दुख में साथ दूं और उनके भविष्य के निर्माण में शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से, इलाके की तरक्की के माध्यम से सहयोग कर सकूं, इस भावना के साथ मैंने नामांकन किया है। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी आज नामांकन किया। नामांकन से पहले भारद्वाज कालका जी मंदिर पहुंचे और फिर हनुमान मंदिर गए, जिसके बाद वो नामांकन करने गए। जनता बहुत ज्यादा नेताओं से एक्सपेक्टेशन नहीं रखती। जनता सिर्फ इतना ही चाहती है कि हमारा नेता कम से कम हमारी सुन ले और उसको हल करने की कोशिश करे। आप अगर हल करने की सच्ची नीयत से कोशिश करते हो तो जनता आपके साथ खड़ी होती है। जनता जो है आपको धोखा नहीं देती। मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज के अलावा गोपाल राय, राखी बिरलान, विनय मिश्रा समेत कई अन्य आम आदमी पार्टी के नेताओं ने नामांकन किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज बीजेपी ने 9 उम्मीदवारों की अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी। बुराड़ी और देवली को अपने सहयोगी पार्टियों के लिए छोड़ दिया। उधर दिल्ली में आज नामांकन के लिए दिन भर गहमा गहमी भरा माहौल रहा। दिल्ली में नामांकन के लिए आज पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी ऑफिस के बाहर दिन भर गहमा गहमी रही। करावल नगर से बीजेपी के उम्मीदवार कपिल मिश्रा, बाबरपुर से गोपाल राय और मुस्तफाबाद से मोहन सिंह बिष्ट ने अपना नामांकन भरा। 5 बार के विधायक रहे मोहन सिंह बिष्ट का टिकट करावल नगर से काटकर मुस्तफाबाद से उनको लड़ाया जा रहा है। लोगों को विधायक का जन सेवक रहा हो, लोगों का इतना बड़ा सम्मान मिलता हो, यदि बिछड़न हो गया तो दर्द जरूर होता है, ये स्वाभाविक। लेकिन मेरी पार्टी ने मेरे अंदर कोई ऐसा चीज देखी होगी, फिर मुझे उन्होंने इसके लिए उतार दिया है। पूर्वी दिल्ली में मुस्तफाबाद विधानसभा से दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन ने भी जेल से आकर अपना नामांकन भरा। अमेरिका की बदनाम शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग अब बंद होने जा रही है। गुरुवार को कंपनी के फाउंडर नेथन एंडरसन ने इसका ऐलान किया। यही वो कंपनी है जिसने अदानी समूह और भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और जिसे कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने समर्थन दिया। अदानी समूह पर कई तरह के झूठे आरोप लगाने वाली हिंडनबर्ग कंपनी की दुकान अब बंद होने जा रही है। हिंडनबर्ग के आरोपों को सेबी की जांच और भारत के सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तब जो नुकसान हुआ था उससे उबरने में अदानी समूह को करीब 1 साल लग गया। तब विपक्ष के कई दलों ने हिंडनबर्ग के आरोपों को लेकर संसद से सड़क तक हंगामा किया था। अब वे चुप हैं। अगर कोई चीज गलत है तो उसका खुलासा होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ही ये गलत हैं तो आपकी भी तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो शॉर्ट सेलिंग की आपने बात की, जो निवेशकों का नुकसान हुआ। दरअसल 2017 में बनी हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर कंपनी है जो अपनी रिपोर्ट से कंपनियों के शेयर प्रभावित कर उन्हें खरीदने बेचने का काम करती रही है। लेकिन इस कंपनी पर भारत और अमेरिका में कई तरह के आरोपों की तलवार लटक चुकी थी। कंपनी को बंद करने का ऐलान ऐसे समय हुआ जब अमेरिका में बाइडेन जा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने वाले हैं। हिंडनबर्ग पर अमेरिका में भी इन्वेस्टिगेशन चालू है। हिंडनबर्ग पर सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाते हुए उनकी रिपोर्ट को दरकिनार तो किया ही, पर यह भी कहा कि इनकी एक्टिविटीज पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए भारत के निवेशकों के बर्बाद किए हिंडनबर्ग ने। पर यहां पर कुछ राजनीतिक दल, खास करके राहुल गांधी, एक व्यक्ति एक पार्टी के विरोध में उतरते उतरते भारत की इकोनॉमी और भारत के स्टेट के खिलाफ उतर गए। हाल ही में हाउस जुडिशरी कमेटी के एक सदस्य और रिपब्लिकन सांसद ने न्याय विभाग से हिंडनबर्ग को लेकर जांच की मांग की थी। अब झूठ की ये दुकान बंद हो रही है, लेकिन सवाल है इसके गुनाहों की सजा इसे मिलेगी या नहीं। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने 14 दिन के बाद अपना अनशन तोड़ा। प्रशांत बीपीएससी अभ्यर्थियों के मुद्दे पे कर रहे थे अनशन। तोड़ने से पहले उन्होंने लगाई गंगा में डुबकी और फिर किया हवन। प्रशांत ने
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बेहद बीमार बताया और कहा उन्हें इलाज की है सख्त जरूरत। 14 दिन बाद प्रशांत किशोर ने बीपीएससी अभ्यर्थी मुद्दे पे अपना अनशन समाप्त कर दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने एक ऐसा वक्तव्य दे दिया जिसको लेकर जेडीयू और बीजेपी खासे नाराज है। न्याय और सत्य आधारित व्यवस्था बने, इस उद्देश्य को लेकर मैं बिहार में आया हूं और उसमें सत्याग्रह और सत्याग्रह से प्रेरित युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए मैं इस सत्याग्रह की शुरुआत कर रहा हूं। मैं चेतावनी दे रहा हूं, ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करें, नहीं तो राजनीति में आपके किए गए कर्म का चिथड़ा उड़ जाएगा। प्रशांत इस मुद्दे पे लगातार नीतीश कुमार पे हमलावर रहे हैं और उन्हें विद्यार्थियों के इस दशा के लिए दोषी मानते रहे हैं। गुरुवार को प्रशांत ने अपना अनशन तोड़ने से पहले गंगा में डुबकी लगाई, फिर हवन किया, अब तक जूस पीकर अनशन तोड़ा। भाई अगर किसी अफसर पे ये इल्जाम लग जाए या बात आ जाए कि ये आदमी मानसिक तौर पे स्वस्थ नहीं है तो क्या होगा, उसकी मेंटल जांच होगी। प्रशांत ने जन स्वराज पार्टी की ओर से एक प्रशिक्षण शिविर की भी स्थापना की है और साथ ही आंदोलन कर रहे छात्रों को यह आमंत्रण में दिया कि वे उनके शिविर का इस्तेमाल अपने धरने के लिए कर सकें। कुल मिलाकर जन स्वराज पार्टी छात्रों के इस मुद्दे को पूरी तरह अपना लेना चाहती है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले उन्हें इसका राजनीतिक लाभ मिलता हुआ दिखता है। मध्य प्रदेश में संचालित होने वाली दीनदयाल रसोई को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। रसोई में 5 रुपए में भरपेट भोजन मिलता है, लेकिन गरीबों से अब उनके मोबाइल नंबर मांगे जा रहे हैं, लिहाजा सैकड़ों गरीब भूखे लौट रहे हैं। फिर वो खाना चाहिए। मोबाइल नंबर बताइए। मोबाइल नंबर नहीं है मेरे पास, तो खाना नहीं मिलेगा भैया, मोबाइल नंबर भी। मध्य प्रदेश में गरीबों को 5 रुपए में दीनदयाल रसोई में भरपेट खाना मिल जाता है। मोटे तौर पर 2 वक्त की रोटी के लिए महीने भर में 300 चुकाना है, लेकिन इसके लिए मोबाइल चाहिए जिसके महीने भर का औसत रिचार्ज 200 रुपए का तो होता ही है। नतीजा, आदमी साहब, मजदूर आदमी साहब ने यहाँ खाने लेने आते हैं तो खाली देख के भगा देते हैं, पैसे कभी हुए कभी नहीं हुए। तो उनका कहना यह है कि जब तक मोबाइल नंबर नहीं मिलेगा हमको, तब तक आपको खाना नहीं मिलेगा। आपके पास भी मोबाइल नहीं है? नहीं, मोबाइल नहीं है हमारे पास। आपको कई बार भूखे लौटना पड़ता है? बहुत बार हो चुका है ऐसा। रसोई चलाने वाले कहते हैं ये मजबूरी है और अधिकतर लोग गरीब हसाए बेकारी पाए जाएंगे, उनके पास नंबर होना नामुमकिन है, आप कर ही नहीं सकते। आप समथिंग 3 घंटे लाइन लगी रहती, आप स्वयं आकर खड़े होंगे तो नंबर मिल ही नहीं सकता। मध्य प्रदेश में कुल 191 दीनदयाल रसोई केंद्र संचालित है, जहां लगभग 15,000 लोग हर रोज खाना खाते हैं। पिछले 24 घंटे में राजस्थान में सरकारी महकमों का चेहरा पूरी तरह से बदल गया है। सरकार ने एक ही दिन में 20,000 अधिकारी कर्मचारियों के तबादले किए हैं। कांग्रेस ने जहां सरकार पर तबादला उद्योग को पनपाने का आरोप लगाया है, वहीं शिक्षा विभाग का एक भी तबादला नहीं होने से शिक्षकों में भारी नाराजगी है। 15 दिनों से चला आ रहा राजस्थान में तबादलों का महाकुंभ खत्म हो गया है। बुधवार रात से राजस्थान में तबादलों पर फिर से बैन लग गया है। पिछले 24 घंटे में राजस्थान में सरकारी विभागों में 20,000 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं। भजनलाल सरकार ने लंबे समय के बाद तबादलों से प्रतिबंध हटाया था। ज्यादातर तबादले भाजपा विधायकों और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की डिजायर के आधार पर ही किए गए हैं। कांग्रेस शासन में लंबे समय से एक ही पदों पर तैनात अधिकारी कर्मचारियों को भी बदल दिया गया है। हजारों ट्रांसफर हुए टारगेट करके, जिसने मंत्रियों को विधायकों को खुश कर दिया वो लोग बच गए, बाकी सबके ट्रांसफर कर दिए। 20 सरकारी महकमों में 20,000 से अधिक तबादले होने के बावजूद राजस्थान में शिक्षा विभाग में एक भी तबादला नहीं हो पाया है। इसे लेकर 3rd ग्रेड टीचर में भारी नाराजगी है। शिक्षकों के तबादलों के संघर्ष को राजस्थान सरकार नकार रही है, जिसकी वजह से शिक्षकों में निराशा है। आगामी मार्च के अंत में शिक्षक एक तबादला यात्रा निकालेंगे। तबादलों की प्रक्रिया के चलते पिछले 15 दिनों से राजस्थान में सरकारी डिपार्टमेंट का कामकाज लगभग ठप सा पड़ा था। तबादलों पर बैन लगने के बाद एक बार फिर से विभागों में रूटीन कामकाज अब पटरी पर आ सकेगा। बेंगलुरु में एक महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके फूफा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उस पर आरोप है कि वो महिला सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल को उसके निजी तस्वीरों की आड़ में ब्लैकमेल कर रहा था। करीब 25 साल की सुहासिनी ने बेंगलुरु पुलिस के व्हाइटफील्ड डिवीजन के एक होटल में आग लगाकर आत्महत्या कर ली। उसकी मां की तरफ से दर्ज शिकायत में सुहासिनी के फूफा और फूफी पर आरोप लगाया गया है
कि दोनों सुहासिनी की निजी तस्वीरों के आधार पर उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। इससे तंग आकर सुहासिनी ने आग लगा ली। जांच में पता चला है कि आरोपी, उसकी पत्नी और पीड़िता कई बार साथ रहते थे, साथ घूमने भी गए थे, लेकिन पिछले कुछ समय से आरोपी ने पीड़िता को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते युवती ने जान दे दी। आरोप के मुताबिक सुहासिनी का फूफा उसकी तस्वीरों को उसके माता पिता को भेजने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। घटना के दिन यानी 12 जनवरी को सुहासिनी को एक होटल में फूफा ने बुलाया, जहां सुहासिनी ने अपने साथ लाया पेट्रोल खुद पर डालकर आग लगा ली। बस्तर अपनी कलाकृति के लिए विख्यात है, लेकिन इन दिनों बेल मेटल से कलाकृति बनाने वाले शिल्पकार परेशान हैं। देखिए क्यों। बस्तर अपनी कलाकृतियों के लिए विख्यात है। यहाँ की मिट्टी में हर कला के फनकार हुए हैं। कोंडा गांव की पहचान बस्तर आर्ट के लिए ही रही है। बेल मेटल की कलाकृतियां परंपरागत तरीके से यहाँ बनाई जाती हैं। बस्तर आर्ट का 90% काम कोंडा गांव में होता है, लेकिन कोरोना काल के बाद से कई शिल्पकार आर्थिक तंगी के चलते अपना काम छोड़कर मजदूरी करने को मजबूर हो गए हैं। जैसे प्रदर्शनी में जाते हैं तो कोई बिक भी जाता है, बच भी जाता है। जो ऑर्डर का होता है पूरा, जैसे 100 पीस का ऑर्डर होता है कि 50 पीस का ऑर्डर होता है, तो उस हिसाब से 50 पीस तैयार करते हैं। 100 पीस ऑर्डर मिला तो 100 पीस तैयार करते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता तीजूराम बताते हैं, कोरोना के बाद राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनी और आर्ट मेले कम हो गए हैं। इससे शिल्पकारों की बिक्री पर असर पड़ा है। आज के डेट में जगार और अदर स्टेट में भी प्रोग्राम नहीं हो पा रहे, इसलिए हमारे जो छोटे कारीगर हैं और बड़े शिल्पकार हैं उनको भी अच्छा मार्केट नहीं मिल पा रहा है। वहीं शासन का दावा है कि शिल्पकारों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कोंडा गांव के 1300 से अधिक शिल्पकारों को पंजीकृत किया गया है। IIT भिलाई के सहयोग से शिल्प नगरी को तकनीकी सहायता दी जा रही है। प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ इश्यूज थे जिसमें हमें बल्क ऑर्डर्स को करने में दिक्कतें आ रही थी, तो IIT भिलाई के मेटलर्जी डिपार्टमेंट के साथ इसमें MOU हुआ है। वो आकर के हमारे साथ कोंडा गांव में कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। ढोकरा कला भारत की सांस्कृतिक धरोहर में 4600 साल से भी अधिक पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता तक जाती है। आजकल रॉक ढोकरा कला के जरिए कलाकार नई कलाकृतियां भी बना रहे हैं, लेकिन बाजार के बगैर सब बेमानी है, इतिहास भी वर्तमान भी। प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ के चौथे दिन 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। इस 30 लाख के आंकड़े में 20 लाख के करीब आम श्रद्धालु और 10 लाख कल्पवासी शामिल हैं। पहले अमृत स्नान यानी मकर संक्रांति के दिन 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई थी। आस्था की डुबकी लगाने प्रयागराज के संगम तट पर देश भर से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। 13 जनवरी को शुरू हुए महाकुंभ के चौथे दिन यानी गुरुवार को 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। बहुत ही आनंद और प्रफुल्लित मन हो गया। 144 वर्ष के प्रतीक्षा के बाद हमारे पूर्वज भी शायद ये दृश्य नहीं देख पाए थे, पर हम बहुत ही सौभाग्यशाली है। इतना सुंदर नज़ारा कभी अभी तक देखा नहीं मैंने। 20 साल हो गया मैंने ऐसे पवित्र स्थानों पे जाते हुए, इसका करते हुए, लेकिन ऐसा व्यवस्था हमें कभी देखी नहीं है। योगी सरकार का अनुमान है कि महाकुंभ 2025 में 40 करोड़ से 50 करोड़ लोग महाकुंभ में शामिल होने प्रयागराज आ सकते हैं।